नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल मैच में भारत की हार के बाद कई तरह के मीम सामने आए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती शब्द से संबोधित करने के मामले में उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की मानसिकता है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी पर नाराजगी भी व्यक्त की और साथ ही कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बचाव में कहा कि राहुल गांधी ने कहीं भी पीएम का नाम नहीं लिया है। पनौती हरवा दिया नहीं, अगर हार मान लेते हैं तो फिर बौखलाहट में कई प्रकार का बयान दिया जाता है और राहुल गांधी जी के बयान को तो कोई भी सीरियस नहीं लेता है। इसलिए इतना जरूरी है कि भाई देश के प्रधानमंत्री के लिए किस भाषा का प्रयोग करना है, ये कम से कम इसका बौद्धिक क्षमता कांग्रेस के नेताओं में समाप्त हो चुकी है। कहीं पर पीएम का नाम नहीं लिया माननीय राहुल गांधी जी ने। वो तो अपनी अपनी समझ है, अपना अपना परसेप्शन है। उन्होंने तो कहीं पर भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया। एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर पनौती नाम का। उन्होंने भी कहा कि शायद इंडिया इसी वजह से हार गई क्योंकि सारे मैच लगातार हम जीत रहे थे, हमारे लड़के बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पता नहीं किसकी नजर लग गई। तो इसको सीधे सीधे अगर प्रधानमंत्री से जोड़ रहे हैं तो फिर आपकी नीयत में खोट दिखाई पड़ता है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मंत्री जोशी ने कहा कि हादसे के बाद से पूरी सरकार एक्टिव मोड में आ रही है और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 बार मौके पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार राहत और बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मंगेश मौके पर जाकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और ऐसे में अगर विपक्ष सरकार पर ही आपको बता दें कि लापरवाही का आरोप लगा रही है तो वह कहीं से भी उचित नहीं है। देखिए, आप विपक्ष में जब होते हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं। बेहतर ये होता कि इस ऐसे समय में जो बेचारे 41 मजदूर की जान आज खतरे में है, सरकार के साथ खड़े होते। आज मुख्यमंत्री जी वहां जा चुके हैं 2 बार, प्रधानमंत्री जी खुद बार दिल्ली जो है उसकी रिपोर्टिंग ले रहे हैं। आज पूरी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार उस बचाव काम में लगी है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है किसी तरह अब फूड पाइप वहां पर पहुंच गया है और पूरा भरोसा है कि 2-3 दिन के अंदर ये लोग बाहर आ जाएंगे। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता दें कि सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रेस ब्रीफिंग भी की गई और साथ ही ऑगर मशीन ने फिर शुरू की ड्रिलिंग। 45 मीटर तक ड्रिलिंग की गई है पूरी। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ऑगर मशीन ने फिर से ड्रिलिंग करना शुरू कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर 45 मीटर तक ड्रिलिंग का काम जो है वो पूरा कर लिया गया है। बड़ी खबर उत्तरकाशी से सिलक्यारा रेस्क्यू है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है जिसकी जानकारी भी अब दी गई है। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी को लेकर सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और इसी दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और साथ ही जानकारी भी दी गई कि उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्य अधिकारी जो भी हैं भास्कर खुलबे और साथ ही सचिव उत्तराखंड शासन डॉक्टर नीरज खैरवाल और जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी सहित तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। हमने बताया था कि हमारी 800 mm की पाइप हम 900 mm डाया पाइप के अंदर हम पुश कर रहे थे और वो करीबन 21 मीटर 900 mm डाया की पाइप। पूरे विश्व के अंदर विश्व मत्स्य दिवस का आयोजन किया जा रहा है जो हमारे उत्तराखंड राज्य में भी जगह जगह जनपद में हमारे 2-3 जगह किया जा रहा है और हमारे पूरे देश में यह एक हर्षोल्लास के साथ मना जा रहा है। इसमें आज हम अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में हम अपने किसानों को बताते हैं और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारी मत्स्य संपदा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया और उसके साथ साथ अनेकों योजनाएं चलाई गई। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और इसके साथ साथ हमारे मत्स्य से राष्ट्रीय
लेना शुरू कर दिया है। इसके बाद दिनेशपुर के क्षतिग्रस्त गदरपुर मटकोटा मार्ग पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आपको बता दें कि खस्ता हाल सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं और इस सड़क पर कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि इस बार फिर से इस सड़क पर बाइक से जा रहे मां बेटे को बेकाबू कैंटर चालक ने पीछे से टक्कर मार दी और टक्कर से सड़क किनारे गिरकर महिला की सिर पर चोट आ गई है और जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे ग्राम पंचायत के राधाकांतपुर गांव की घटना है कि उसकी मां और बेटे जो है जयनगर काम करने के लिए जा रहे थे, जो कि राजमिस्त्री का काम करते हैं। और समय सुबह प्रातः जो है जब काम के लिए जा रहे थे तो चंडीपुर और कालीनगर के बीच में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था कंटेनर के माध्यम से, जिसमें जो है कंटेनर ने पीछे से उनकी मोटरसाइकिल को ठोका था, जिसमें माँ जो है गंभीर रूप से घायल होकर नीचे रास्ते में गिर गई और तुरंत मौके पर जो है उसने अपना दम तोड़ दिया था। क्या देहरादून अस्पताल में डॉक्टर मरीजों की ब्रांडेड दवा लिखने से पीछे नहीं हट रहे। आपको बता दें कि जबकि अस्पताल में आ रहे मरीजों को ब्रांडेड दवाएं न लिखने के निर्देश भी दिए गए हैं और ब्रांडेड दवा मरीजों को अस्पताल में नहीं मिलती और मरीजों को महंगी कीमत देकर ये दवाएं निजी मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन ने इस तरह के 2 पर्चे भी पकड़े जिसमें ब्रांडेड दवा लिखी हुई थी। अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने अपनी टीम के साथ में ओपीडी का दौरा किया। डॉक्टर अनुराग ने मरीजों के पर्चे की जांच पर पर्चे पर लिखी दवाओं के नाम भी जांचे। डॉक्टर अनुराग ने 10 मरीजों के पर्चों की जांच की। इसमें से 2 मरीजों के पर्चों पर ब्रांडेड दवाएं लिखी हुई थी। मरीजों ने बताया कि ये दवाएं अस्पताल की फार्मेसी में नहीं मिल रही हैं, इसलिए इन दवाओं को निजी मेडिकल स्टोर में खरीदना पड़ रहा है। नहीं, देखिए हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा अस्पतालों में तो दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, लेकिन दून अस्पताल में शुरू से ही एक प्रथा चलती आ रही है कि यहाँ पर हम ओपीडी पेशेंट को भी निःशुल्क दवाई प्रोवाइड कराते हैं। इसमें करीब हमारी 370 दवाइयाँ हैं जो हम निःशुल्क प्रोवाइड कराते हैं। उसमें हम लोगों ने कल एक ऑडिट भी किया था जिसमें करीब 10 पर्चे हम लोगों ने रैंडमली चेक किए। उसमें लगभग 40 दवाइयाँ लिखी गई थी, सिर्फ 2 उसमें बाहर की दवाई थी जिसके पूछने पर यह पाया गया कि मरीज को संज्ञान में लेकर ही वो लिखी गई, क्योंकि उनके बदले की जो दवाइयां यहाँ पॉसिबल थी उनसे मरीज को फायदा नहीं हुआ था। आबकारी विभाग में हुए तबादलों और निलंबन के बाद में आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी बात रखी। हरिद्वार और देहरादून में हुए इन ताबड़तोड़ निलंबन और तबादलों का कारण कुछ अनियमितताएं बताई जा रही हैं और साथ ही आपको बता दें कि जो भी विभाग में की जा रही थी। साथ ही हरिद्वार में विदेशी मदिरा दुकानों में किए गए निरीक्षण और जांच में अनियमितता पाई गई थी, जिसमें विशेष रूप से 52 पेटी बिना होलोग्राम लगी हुई शराब बरामद की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला आबकारी अधिकारी हरिद्वार को 72 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। आबकारी निरीक्षक क्षेत्र हरिद्वार संजय सिंह रावत को मामले में लापरवाही बरतने के लिए तत्काल उनके पद से हटाया गया है। आबकारी विभाग के संदर्भ में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि हरिद्वार में, देहरादून में जो है राज्य के बाहर का माल और जो ड्यूटी पेड नहीं उस तरीके के मदिरा के आने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी, जिसके लिए हमारे द्वारा जो है आबकारी विभाग के अधिकारियों को जो उस जनपद में है उसके अतिरिक्त बाहर के जनपदों से भी अधिकारी लगाए गए थे हरिद्वार में। तो 19 तारीख को वहाँ एक जगह 52 पेटी विदेशी मदिरा पाई गई थी, जो कम से कम 1 महीने से ज्यादा पहले उसका परमिट जारी हुआ था, उसके बावजूद भी उसमें होलोग्राम नहीं थे। तो संदिग्धता पाते हुए अधिकारियों की लापरवाही के लिए संबंधित जिले के अधिकारी को अपना वही कलर ठीक कराए। NH 125 पर ट्रैक्टर और कार की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ट्रैक्टर के पीछे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। साथ ही ट्रैक्टर चालक को हल्की चोटें आई हैं और आपको बता दें कि जहां उसे आसपास के लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। साथ ही सितारगंज ब्लॉक प्रमुख पति
बलविंदर सिंह ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और साथ ही आपको बता दें कि अस्पताल में भी देखने गया। आपको बता दें कि ट्रैक्टर और कार की टक्कर हो गई और बड़ा हादसा होते होते टल गया। चोट लग गई? क्या हो गया, कैसे चोट लग गई? अरे मैं तो अपनी साइड जा रहा था, वो उधर से लाया, वो तिरछा करके एकदम कट मार दिया मेरे। कट मार दिया, वो पीछे वाले ट्रैक्टर में टायर में लगा। तो चोट तो एक साथ वाला था, उसको तो ट्राली में बैठा था, वो तो बच गया। मेरे को लगी। करना चाह रहा हूँ? अब क्या करना चाहता हूँ, देखता हूँ क्या करेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने गोदाम में गैस रिफिलिंग के अवैध कारोबार का सिटी मजिस्ट्रेट ने भंडाफोड़ किया। आपको बता दें कि रामपुर रोड ITI के पास में गोदाम के अंदर अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग का काम हो रहा था। फिलहाल बड़ी संख्या में घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की जा रही थी और साथ ही रिफिलिंग करने वाली पानी की 3 मोटर को पूर्ति जो है वो विभाग ने कब्जे में लेते हुए सील कर दिया है। अवैध रिफिलिंग करने वाले प्रदीप जायसवाल और उसके साथ अन्य साथियों के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और अवैध तरीके से किए जा रही बिजली कनेक्शन पर भी कार्रवाई की जाएगी। किसी ने सूचना दी थी कि इस यहाँ पर जो ITI है उसके पास गैस रिफिलिंग का काम बड़े पैमाने पे हो रहा है, जिसमें जो पानी की जो मोटरें होती हैं, जो पंप होते हैं, उससे इसमें गैस भरी जा रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की ये काम किया जा रहा था। जिसमें सप्लाई विभाग, हमारी जो पूर्ति विभाग की टीम है, वो पुलिस और उनके साथ यहाँ पे जब इसमें छापेमारी की गई तो पूरा जो उन्होंने प्लांट लगा रखा था वो मौके पे बरामद हुआ है। टुल्लू पंप से किस पाइप लगाकर पूरा सिस्टम एक बनाया गया था, जिसमें मौके पर ही वो व्यक्ति जो यहाँ पर इस कार्य को देख रहा था वो भी मौके पर ही मिल गया है। FIR इसमें पूर्ति विभाग दर्ज करा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर विद्युत का अवैध कनेक्शन भी दिया गया था, जिससे ये पंप चल रहा था। तो विद्युत विभाग को भी मौके पर बुलाया गया है और उनके द्वारा भी इसमें FIR दर्ज करवाई जाएगी। कौन लोग थे चलाने वाले, कुछ पता चल? देखिए, अभी जो ये बता रहा है किसी जायसवाल का नाम ले रहा है और ये भी बता रहा है कि पूर्व में भी वो पकड़ा गया था। साथ ही इस कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी, इसलिए प्राधिकरण के माध्यम कोतवाल शंकर सिंह बिस्ट एक्शन में SSP अजय सिंह के निर्देश पर शहर में शराब तस्करी करने की कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि जिस पर ऋषिकेश कोतवाली का प्रभार संभालने के बाद में नए कोतवाल शंकर सिंह बिस्ट एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आते ही SSP अजय सिंह के निर्देश पर शहर में शराब तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान भी चलाया है और पहले ही दिन पुलिस की जो टीम है वो अलग अलग टीमों ने 3 जगह पर चेकिंग करके एक महिला सहित 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 6 पेटी अंग्रेजी और 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। आबकारी विभाग टीम ने कार्रवाई करते हुए 110 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद की है। तपोवन के एक घर में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर 110 पेटी शराब पकड़ी गई। कार्रवाई करते हुए एक युवक भी आबकारी विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर प्रेरणा बिस्ट ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शराब चंडीगढ़ ब्रांड की मिली है और पूछताछ करने पर शिवम ने बताया कि वह सस्ती दरों पर चंडीगढ़ से शराब लाकर आसपास के इलाकों में महंगे दामों पर बेचता था। नकली स्टिकर लगाकर भी शराब से मोटा मुनाफा करने की भी कोशिश की जाती थी और आबकारी विभाग की टीम ने मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत नदेही गांव से है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी जसपुर हितेश शर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होम्योपैथिक क्लिनिक पर छापेमारी की, जिसमें कमियां पाए जाने के बाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम्योपैथिक क्लिनिक को भी सीज कर दिया है। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी जसपुर हितेश शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि यहां पर होम्योपैथिक क्लिनिक चल रहा है, जिसकी जांच की गई और इसमें पता चला कि उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमको इस आदर्श होम्योपैथिक क्लिनिक जिसको डॉक्टर क्या AR रहमान जी चला रहे हैं, इनकी सूचना हमको मिली थी। यहाँ पर आकर जांच की गई तो पाया गया कि ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी की क्लिनिक है, जिसको उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं किया गया है और ना ही इसका रजिस्ट्रेशन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत है
और यहाँ पर ये भी पाया गया कि ये ई होम्योपैथी की क्लिनिक है, लेकिन यहाँ पर यूज्ड सिरिंजेस हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ हैं जो कि गलत है। मानकों के अनुसार ये इसको यूज़ नहीं कर सकते और इसके रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हमने इनके खिलाफ 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और जनहित को देखते हुए हमने इस क्लिनिक को अभी फ़िलहाल बंद करा दिया है। आगे की कार्रवाई उच्च स्तर से की जाएगी। रुड़की खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन की दुकानों की लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर गंभीरता से लिया है। आपको बता दें कि खाद्य आपूर्ति विभाग ने जांच के बाद में अनियमितता मिलने पर राशन की 4 दुकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निरस्त भी कर दिया गया, जबकि एक राशन डीलर पर 2,000 रुपए के जुर्माने की कार्रवाई भी की गई। साथ ही आपको बता दें कि क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी मदन सिंह रावत को पिछले लंबे समय से राशन की 5 दुकानों में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी, जिनकी विभागीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर जांच भी की गई, जिसमें जांच के उपरांत बड़ी संख्या में अनियमितता भी पाई गई और साथ ही आपको बता दें कि इस पर अब कार्रवाई की जा रही है। इस समय मैं बताना चाहूंगा कि समय समय में विभाग द्वारा जांच और जो भी शिकायतें की जाती है जगह जगह उनकी जांच की जाती है और अभी बल्कि विभाग द्वारा एक मिर्जापुर मुस्तफाबाद के उचित दर विक्रेता शाहिद है, इसकी दुकान सस्पेंड की गई। नसीमा नगला कुबड़ा है, सतीश कुमार मुंडेट है और अकरम अकबरपुर ढाडी की 4 दुकानें सस्पेंड की हमने। कुछ कारधारकों द्वारा शिकायत की गई कि इनके द्वारा खाद्यान्न सही प्रकार से वितरण नहीं किया जा रहा। पुलिस को एक बार फिर से सत्यापन की याद आ गई। आपको बता दें कि एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को घरों के किराएदार और साथ ही व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे व्यक्तियों के संबंध में सत्यापन अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज शहर में एसपी सिटी हरबंस सिंह और साथ ही सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में थाना बनभूलपुरा और साथ ही आसपास के क्षेत्र में बने घरों में सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान इन क्षेत्रों में घरों में किराए पर रह रहे लोगों के पहचान पत्र, आधार कार्ड और साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र दस्तावेजों को भी चेक किया और वेरीफाई किया। सत्यापन अभियान में पुलिस ने क्षेत्र में कई घरों में सत्यापन अभियान चलाकर घरों में रह रहे व्यक्तियों का सत्यापन किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल महोदय के आदेश के क्रम में आज मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी, थानाध्यक्ष बनभूलपुरा, थानाध्यक्ष काठगोदाम, इंस्पेक्टर हल्द्वानी और मुखानी के फोर्स के साथ, चारों थानों के फोर्स के साथ बनभूलपुरा क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया गया, जिसमें 98 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है और 3 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। एमबी इंटर कॉलेज को आखिरकार लंबे इंतजार के बाद कंप्यूटर लैब और साथ ही स्मार्ट क्लास मिल गई है। 26,47,000 की राशि से दोनों चीजों का विधायक सुमित्र देश ने लोकार्पण किया और इस मौके पर छात्रों और शिक्षकों में खुशी भी देखने को मिली। विधायक ने स्कूल द्वारा संचालित किए जा रहे रोजगार कोर्स को भी लेकर खुशी जताई है और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। क्योंकि आज जो है युवा पीढ़ी है ना, उनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उनको सही ट्रैक देना, डायरेक्शन देना। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी है वो सबसे हाइट पे है और सरकार की भी और किसी की भी अपनी लिमिटेशन होती है किसी को रोजगार देना, क्योंकि अगर बच्चा अगर स्किल्ड नहीं है, ये नॉर्मल पढ़ाई अपनी कर रहा है तो ऐसी भीड़ भाड़ बहुत इकट्ठा हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा स्किल्ड है तो अपने हिसाब से भी 2 पैसे कमा सकता है। तो इस पिछले 2 साल पहले हमारे पूर्व छात्रों का एक प्रेरणा रही, एक तरीके से मैं कहता हूँ, जो मेरे विद्यार्थी रहे कि सर आप ऐसे क्यों नहीं करते कि अकाउंटेंट टेली का कोर्स चले कॉमर्स के बच्चों के लिए। सर हमारे वहाँ पहले कंप्यूटर लैब नहीं थी। जब मैंने शुरुआत में एडमिशन लिया था 9th क्लास में, तो क्या कहते हैं थोड़ा ऐसी था उस टाइम पे, एक तो लॉकडाउन खुला था, तो क्या कहते हैं उसके बाद जब बाद में एक दिन जब मन की बात का प्रोग्राम रखा गया था स्कूल में, तो थोड़े से कुछ गिने चुने मुट्ठी भर छात्रों को बुलाया गया था स्कूल में, तो उसमें माननीय विधायक जी भी आए थे स्कूल में। तो उसके बाद जब हमारे प्रिंसिपल सर ने कुछ प्रस्ताव रखा कि क्या कहते हैं कंप्यूटर लैब के लिए उसको बनाने के लिए कि थोड़ा वो चाहिए, तो उसके बाद जो सर थे उन्होंने कहा कि तुम बस एक एप्लीकेशन दे देना, बाकी क्या कहते हैं तुम्हारे पास बाकी वो हो जाएगा। आईटी टेक्नोलॉजी की क्रांति जो आई इस देश में, जिसके जनक है आज हम अवश्य पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को याद करते हैं।
साथ ही वो प्रांगण एमबी इंटर कॉलेज जहाँ पे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी पढ़ाई कर चुके हैं। तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माता जी ने भी हमेशा यहाँ पे अपना योगदान सुनिश्चित करा और मुझसे भी इन लोगों ने कंप्यूटर लैब की एक मांग रखी थी जो कि माता जी के नाम पर रखी गई है और यहाँ 50 से ज्यादा कंप्यूटर दिए गए हैं और पेंटिंग का और टाइल का कार्य हुआ है। आजकल प्राइवेट स्कूलों में सर स्मार्ट क्लास आम बात है, तो सर हमको सर गवर्नमेंट सर हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं डीके पाठक जी सर, वो हमको इतना सपोर्ट करते हैं तो सर हमको सर स्मार्ट क्लास में जाने की हर जगह जाने में सर मौका मिलता है। और सर हम जैसे सर हम गरीब घर के बच्चे हैं तो सर हमको जाने में सर मौका मिल रहा है सर, वरना सर हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते महीने में सर जो हम स्मार्ट क्लास के लिए। सही बात, गरीब प्राइवेट जैसे सर हम गरीब बच्चे तो सर हमको मौका मिल रहा है सर। हम कहीं पे भी सर हम किसी और स्कूल में देंगे सर हमको ऐसा मौका नहीं मिल पाता है। और सर ऐसा नहीं कि जैसे बच्चों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर अपन को जाने का मौका नहीं मिल रहा सर, हमको टाइम टू टाइम हम स्मार्ट क्लास भी ज्वाइन करते हैं सर। नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में आयोजित 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में उत्तराखंड दिवस समारोह के अवसर पर नाट्यशाला में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा उपस्थित रहे और व्यापार मेले में लगे उत्तराखंड पवेलियन सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके किया गया। उत्तराखंड दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सौरभ बहुगुणा ने भी कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि देवभूमि वासियों ने अपने अनुभव से देश विदेश में राज्य को गौरवान्वित किया है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्य को आगे बढ़ाने को लेकर जो सपना देखा उसे साकार करने में भी हमें अपना योगदान देना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।